हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में समझेंगे 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि आपके एआईबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जो भी न्यू जुड़े हैं हमारे इस चैनल पर, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है केस लॉज से। केस लॉज काफ़ी पूछे जा सकते हैं। मैं मोस्टली जो जो इम्पोर्टेंट केस है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। साथ ही इसमें हम कुछ अदर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला केस क्या है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता वह है जिसकी भारत में बाहर मध्यस्थता की न्यायिक या कानूनी सीट है। तो यह बात किस केस के अंतर्गत कही गई है? तो यह बात हमारी कही गई है भारत एल्युमिनियम कंपनी वर्सेस कैरोसिन एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विस INC.2012 का केस है। इस केस के अंतर्गत यह बात कही गई है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो रिलेटेड है कि कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP ये किस चीज़ से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। चाहे आप नेट से देखें, ऑनलाइन सर्च करें, अगर आपको आता है तो आप हमें तुरंत, जब वीडियो चल रही है तभी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि एक और केस लॉ से संबंधित है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JC शाह ने यह कहा है कि शक्ति के प्रयोग से करदाता के अधिकारी, गोपनीयता और स्वतंत्रता पर गंभीर आक्रमण होता है। शक्ति का कानून के अनुसार और केवल उद्देश्य के लिए कड़ाई से प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए कानून अधिकृत करता है, अगर प्रयोग किया जाए। तो यह बात किस केस के अंतर्गत कही गई है? स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है तो आप इसको अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिए। तो यह स्टेटमेंट कही गई थी हमारे ITO वर्सेस सेठ ब्रोदर्स के केस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। ये भी हमारा केस लॉ से संबंधित है। क्या है, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा एक समय पर 3 बार तलाक की घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। इसे इम्पोर्टेंट केस के अंतर्गत आप अपने, अगर आप कहीं याद कर रहे हो तो माइंड में रखना कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर भी। तो इसका क्या जवाब है? इसका हमारा है श्रेया बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने इस केस को शायद पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, और नहीं किया है तो आप इसे यहाँ से याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो एक और केस लो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या केस है कि मोहम्मद इलाहाबाद खान बेनाम मोहम्मद इस्माइल खान का केस किस चीज़ से संबंधित है? तो ये हमारा केस जो संबंधित था एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, यानी पितृत्व की स्वीकृति से संबंधित था। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न जो कि एक केस लॉ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने जीवन के अधिकार को निर्धारित किया था जिसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है? यानी कि ये स्टेटमेंट किसके अंतर्गत कही गई थी? कौन सा केस है? राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो ये हमारा कहा गया था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में जो रिलेटेड है IPC से।
कि सेक्शन 299 जो कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है, 300 जो मर्डर की बात करता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन था वो बनाया गया था किसके द्वारा? मेलवेल के द्वारा। तो यह किस केस के अंतर्गत कहा गया था? यह कहा गया था REG डॉट गोविंदा के केस के अंदर। तो यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा सीक्वेंस याद रखना, REG हमेशा आगे होगा और गोविंदा उसके बाद, यानी कि प्लेंटिफ की तरफ हम कह सकते हैं, पेटिशनर है, प्लेंटिफ है REG और गोविंदा यहाँ पर रिस्पोंडेंट है। इस तरीके से आपने याद करना है, क्योंकि यहाँ पर घुमाने के लिए उन्होंने उल्टा भी लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ये है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ये एक और केस लो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस मामले में पहली बार सामान्य रोजगार का सिद्धांत विकसित किया गया था, जो कॉमन एम्प्लॉयमेंट का प्रिंसिपल है? किस केस के अंतर्गत इसे क्या किया गया था? इवोल्व किया गया था, इसको विकसित किया गया था। तो हमारा जो ये सेकंड केस है ये इससे संबंधित है। क्या है सेकंड केस? प्रिस्टेल वर्सेस फाउल्ड का केस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद में रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इजी है, अगर आप GST के बारे में जानते हो, 2017 में हमारा GST स्टार्ट हो गया था। ये तो यही क्वेश्चन है कि GST कब लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए मंथ में डिफरेंस दिखाया गया है। क्या ये 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था 2017 में, 1 जुलाई 2017 में, 1 अगस्त 2017 में? तो हमारा ये 1 जुलाई 2017 से जो है लागू हो गया था। अब हम बात करते हैं कुछ हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या निकल के आता है कि कौन होते हैं लॉफुल गार्जियन? क्या वो पर्सन जो कि माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पर्सन जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, या वो पर्सन जो कि ऑथोराइज है किसी अनमैरिड डॉटर को अडोप्ट यानी कि उनकी देखभाल करने के लिए वो? तो इसमें इन सभी को शामिल किया गया है गार्जियन के अंतर्गत, वो गार्जियन होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि लॉफुल गार्जियन को IPC के अंदर क्या कहीं पर डिफाइन किया गया है? हमने कभी नहीं पढ़ा होगा। जो यहाँ पर सेक्शंस दिए गए हैं, अगर किसी ने बहुत ही स्ट्रिक्टली देखकर पढ़ा है तो उसको ज़रूर याद होगा। तो हमारा सेक्शन 361 बात करता है लॉफुल गार्जियन के बारे में, डिफाइन करता है, इसकी टर्म को डिफाइन किया गया है इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन की जब हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लॉफुल गार्जियन वर्ड के बारे में बताया गया है कि इस सेक्शन के अनुसार कोई भी पर्सन जो लॉफुली, जिसे दायित्व सौंपा गया है क्या करने के लिए, ऐसे माइनर को या किसी भी अदर पर्सन को उसकी केयर के लिए या उसकी कस्टडी के लिए उस पर्सन को दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉफुल गार्जियन कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदू कोड ड्राफ्ट किया गया था किसके द्वारा? क्या BN रॉय कमेटी के द्वारा, या BN रॉय कमेटी के द्वारा नहीं, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है, या इन दोनों के द्वारा किया गया था? तो हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा इसका आंसर है BN रॉय कमेटी, जो कि रेफर की गई थी टू सेलेक्ट द कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि हिंदू लॉ के अनुसार मैरिज क्या है? क्या ये एक सैक्रामेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर ये दोनों है, या फिर इसमें से ये दोनों नहीं है? तो हिंदू लॉ के अनुसार हमारी मैरिज क्या है? एक सैक्रामेंट है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जो लॉ रिलेटेड है मैरिज से, हिंदू क्या कोडिफाइड है किस एक्ट के द्वारा? सबसे पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, या हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956, या फिर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा जो हिंदू के बीच में विवाह से संबंधित कानून के
संहिताबद्ध किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा? इन दोनों के द्वारा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि हिंदू मैरिज ऑफ टू हिंदू कैन बी सोलमनाइज अंडर किस सेक्शन के अंदर सोलमनाइज होगी? क्या वो सेक्शन 5 में होगी, 8 में होगी, 7 में होगी या किसी में नहीं? तो सेक्शन 5 जो है वो इस बारे में बात करता है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर कौन सी सेक्शन है जहां पर दिया गया है ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में। तो ओवरराइडिंग इफेक्ट के बारे में सेक्शन किसके अंदर? सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। जब आप सेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, तो वहीं से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हिंदू के अंदर किन चीज़ों को शामिल किया गया है? बुद्धिस्ट को शामिल किया गया है, सिख को शामिल किया है, जैन को शामिल किया है या इन सभी को शामिल किया गया है? तो इन सभी को शामिल किया गया है हिंदू के अंदर। अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि हिंदू के अंदर किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है? क्रिश्चियन को, पारसी को, ज्वेल को, तो इन सभी को ही शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो रिलेटेड है कि पर्सन जो कि हिंदू होगा बाय रिलीजन, अगर उस बोथ पेरेंट आर हिंदू और वन पेरेंट एंड हिंदू एंड अदर आर ब्रॉट अप एज एन हिंदू, यानी एक उसकी देखभाल कर रहा है, एक हिंदू है, या फिर एक या तो ये या फिर ये, या फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है, लास्ट ये है। तो हमारा इसका थर्ड आंसर होगा या तो दोनों पेरेंट हिंदू है तब भी वो हिंदू होगा बाय रिलीजन, या एक पेरेंट हिंदू है दूसरा उसका रखरखाव कर रहा है तब भी वो हिंदू होगा बाय रिलीजन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि ए पर्सन कैन बिकम ए हिंदू। एक पर्सन हिंदू बनता है किसके द्वारा? कन्वर्जन, रिकन्वर्जन, बोथ ए एंड बी, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। तो इन दोनों के द्वारा वो हिंदू जो है बन सकता है। अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो रिलेटेड है, एक स्टेटमेंट है, क्या ये हिंदू होगा या वैलिड होगी? किस तरीके से पढ़ते हैं पहले कि मोहन गेट मैरिड टू हिज सिस्टर डॉटर कीर्ति। अगर एक मोहन ने मैरिज की अपनी सिस्टर की डॉटर कीर्ति से, तो क्या ये मैरिज वैलिड होगी अगर कस्टम अलाउ करते हैं, या वॉइड होगी, या वैलिड होगी केवल जब कोर्ट अप्रूवल देती है, या फिर किसी पंचायत के द्वारा उन्हें परमिशन दी जाती है तब? तो जब ये मैरिज जो है वो वैलिड हो सकती है अगर कस्टम हमें अलाउ करता है, तो हमारा फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करें हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अंदर पर्सन जो कि एडॉप्ट कर सकता है क्या होना चाहिए? क्या वो केवल हिंदू होना चाहिए, या हिंदू या जैव होना चाहिए, या हिंदू भी हो सकता है और क्रिश्चियन भी हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो वो हिंदू होना चाहिए एडॉप्शन के लिए। अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि हिंदू मैरिज के अंदर हिंदू की कंडीशन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर? तो कंडीशन की बात की गई है सेक्शन 5 के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन सभी में से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर शामिल की गई है कौन सी थ्योरी? फोल्ड थ्योरी ऑफ डिवोर्स, जो कि बात करता है सेक्शन 13(1) और 13(2), जो कि बात करता है फोल्ड थ्योरी ऑफ डिवोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि इन सभी में से कौन सी सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर जो कि प्रोवाइड करती है कि एक बच्चा जो कि वॉइड मैरिज से है वो वैध माना जाएगा, लेजिटिमेट माना जाएगा। तो जब हम सेक्शन 11 को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इसका जवाब मिलता है। अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि अगर कोई मैन मैरिज करता है किसी गर्ल से, लेकिन उनका जो मैरिज है वो प्रोहिबिट है या कस्टम अलाउ नहीं करते,
तो ऐसे मैन को किस सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के। तो सेक्शन इससे रिलेटेड हमारी है सेक्शन 18B। इसको पनिशमेंट दी जाएगी मैन को। जैसे ही हम सेक्शन 18 को पढ़ते हैं, 18 में बात की गई है कि हिंदू मैरिज के अनुसार दी गई अदर कंडीशन के कॉन्ट्राडिक्शन होने पर पनिशमेंट की बात की गई है। तो जब हम बी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है इन द क्लोज ऑफ ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लोज 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 भी इससे रिलेटेड है। सेक्शन 4 और 5 क्या कहती है? सेक्शन 5 का 4th क्लोज क्या कहता है कि पार्टी आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशन अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्न ईच अदर टू देम परमिट टू बी बिटवीन द। तो यहाँ से ये दो सेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ये दोनों सेक्शन पता होगी तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उस मैन को पनिशमेंट दी जाएगी सिंपल इम्प्रिजमेंट जो 1 महीने तक बढ़ सकती है, फाइन जो कि आपका 1000 तक बढ़ सकता है, या फिर इन दोनों से आपको दंडनीय किया जाएगा। अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि एक हिंदू मैन एडॉप्ट करता है एक फीमेल चाइल्ड को, तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? क्या एज डिफरेंस बताया गया है? तो 21 साल का उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ए वैलिड एडॉप्शन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार गोद लेने के लिए, वैलिड एडॉप्शन के लिए क्या एसेंशियल है? तो इसका एसेंशियल है एक्चुअली में उस बच्चे को लेना या देना, उसके बारे में बात की गई है कि उसने एडॉप्शन किया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो कि कंपनी एक्ट से संबंधित है कि कंपनी एक्ट के अनुसार एवरी सब्सक्राइबर मेमोरेंडम ऑफ कंपनी मस्ट बी टेक एटलीस्ट 1 शेयर। एक शेयर वो वहां पर लेंगे, यानी कंपनी अधिनियम के तहत मेमोरेंडम ऑफ कंपनी की सदस्यता लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 शेयर उसके पास होना चाहिए। अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो रिलेटेड है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति की न्यूनतम संख्या क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो वहाँ पर 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वहाँ पर 7 मेंबर होने चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में 13 क्वेश्चंस को कवर किया। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।